सभी का स्वागत है वैसे क्लासेज में। और आज की इस क्लास में भी जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और कुछ टॉपिक्स। तो टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, इंट्रोडक्शन क्लास। आई होप कि आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी हमने शेयर किया है। आज से पहला टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला चैप्टर आपका रहने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश करेंगे कि यहाँ पास आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो जल्द से जल्द शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में, लाइक करें। और संसाधन की कमी है जिसके कारण से ये आपको इस ढंग की क्वालिटी आपको देखने को मिल पा रहा है। हालांकि इसे हम इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और आप सभी का सपोर्ट रहा तो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, हिंदी में बोले तो मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो जब भी हम लोग मात्रक और मापन की बात करते हैं उससे पहले एक चीज़ को डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। भौतिक राशियाँ हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? तो दुनिया का कोई भी हमारे आसपास में जितने भी जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी सब्सटेंस देख रहे हैं, कोई भी मटेरियल जिससे मापा या तौला जा सकता है, ठीक है, उससे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस लेकर देखिए लेंथ को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। मास से आपका मास को भी मेजर किया जा सकता है, टाइम है, प्रेशर है, एक्सेट्रा, ये सारे को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब जब हम इसको मेजर करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए यूनिट की। ठीक है, यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यूनिट के डिफरेंट सिस्टम है, उसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहला सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम, एम क्या है? तो लेंथ मेजरमेंट के लिए हम लोग एम यानी मीटर लेंगे, मास के मेजरमेंट के लिए इसमें केजी लेंगे। जब भी हम लोग एमकेएस सिस्टम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे तब हम लोग एमकेएस सिस्टम में, तो लेंथ अगर उसमें आता है तो लेंथ का मेजरमेंट मीटर में करेंगे, मास आएगा तो केजी में करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम को फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, सीजीएस सिस्टम को में लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, मास जो है आपका ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका जो है सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, यानी लेंथ का जो मेजरमेंट है वो फुट में होगा, मास का मेजरमेंट पाउंड में होगा, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में होगा। जब भी आप केक वगैरह लेने जाते होंगे तो देखते होंगे कि केक वाला जो है आपको पाउंड में केक देता है, कितना पाउंड का केक है। आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक पाउंड में कितना ग्राम वगैरह कितना केजी का होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है एसआई सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, ये तीन सिस्टम था जो इसमें मैट्रिक पद्धति एक को बोलते हैं, दूसरे को फ्रांसीसी और तीसरे को एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, इसको या ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए एसआई सिस्टम क्वेश्चन में अगर आ रहा है, क्वेश्चन में एसआई सिस्टम कितने होते टोटल, तो ऐसे तो टोटल जो है आपका मान के चल जाता है कि 7 है। और किसी किसी में ऑप्शन अगर 9 दे रहा है तो 7 + 2 9 भी होता है। वो क्यों होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 कौन है जिसका ऐसे सिस्टम में 7 है। लेंथ का मेजरमेंट जो है वो हम लोग मीटर में करते हैं, मीटर में। मास के लिए हम लोग किलोग्राम में करते हैं, केजी में करते हैं। टाइम को हम लोग सेकंड में करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है लुमिनियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, भी किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा। तो इसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है करंट, इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसको एम्पियर, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल लिखते भी हैं और इसका जो यूनिट लिखा जाता है MOL सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, MOL। ठीक है, अगला है हमारा टेम्परेचर जो कि लास्ट है। और टेम्परेचर जो होता है इसका यूनिट आपका केल्विन होता है। हालांकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है, उसके बारे में अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अभी टोटल हमने 7 यूनिट डिस्कस किया, उसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब ये यूनिट 2 तरह का, ठीक है, पहला आपका फंडामेंटल, पहला में होता है फंडामेंटल, ठीक है, और दूसरा में होता है डिराइव, दूसरा में होता है डिराइव। अब हिंदी में बात करें तो मौलिक इकाई, मौलिक मात्रक होता है, और दूसरा में होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब कि वो मात्रक जो मौलिक मात्रक की सहायता से बनाई जाती है या निकाली जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिराइव यूनिट के नाम से जानेंगे।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो कमेंट करते चलिएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला है डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट को देखिए, अभी हमने डिस्कस भी किया कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से इसे बनाया जाता है। जैसे अब लेंथ का मेजरमेंट तो हम लोग मीटर में करेंगे, तो 7 फंडामेंटल यूनिट है टोटल, याद रखिएगा 7 फंडामेंटल यूनिट है। अब डिराइव यूनिट का इनफाइनाइट है। डिराइव यूनिट तो जिसका भी यूनिट नहीं हमें मालूम है, और अगर फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से उसका अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो उसका डिराइव यूनिट होगा। जैसे स्पीड की बात करें तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं, तो त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस ढंग से ये सारे जो यूनिट है, ये सभी का सभी यूनिट डिराइव यूनिट है। ठीक है, एक फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, जैसे देखिए इसमें टाइम लेंथ के लिए मीटर लिया गया है, टाइम के लिए सेकंड लिया गया है। तो मीटर क्या था, तो मीटर फंडामेंटल यूनिट था। 7 फंडामेंटल यूनिट हम लोग पढ़े, उसमें मीटर भी था और टाइम के लिए सेकंड भी था। ठीक है, अब थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया था कि ऐसा यूनिट में 9 होता है, 7 + 2। ठीक है, तो जो 2 होता है उसके बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी पूरक मात्रक, इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पूरक मात्रक। इसमें 2 यूनिट होता है, कौन कौन, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन दोनों यूनिट का हम लोग यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। कोण नापना है तब, अगर प्लेन एंगल है तो उसमें हम लोग रेडियन का यूज करते हैं, और सॉलिड एंगल है तो उसमें हम लोग स्टेरेडियन का यूज करते हैं। अब ये प्लेन एंगल क्या हुआ, जस्ट लाइक ये देखिए, ये प्लेन फिगर है। ठीक है, ये प्लेन फिगर है, इसमें एंगल का मेजरमेंट लिखना है तो देन उसके इसमें रेडियन का यूज करेंगे। ठीक है, जो कोई 3D फिगर है, ठीक है, ये तो 2D फिगर है, अगर 3D फिगर है इन केस, तो उसका एक जो एंगल लिखाएगा वो सॉलिड एंगल होता है, और उसमें हम लोग लिखेंगे स्टेरेडियन का। ठीक है, यहाँ पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ यूनिट के बारे में। जैसे देखिए, किलो, किलो होता है, किलो से फिर हेक्टो में जाना है, हेक्टो फिर से डेका में जाना है, फिर डेका से फिर मीटर में जाना है, मीटर से फिर डेसी में जाना है, डेसी से सेंटी में जाना है, फिर मिली में जाना है। तो इसके लिए सिंपल है कि अगर आपको किलो से हेक्टो में चेंज करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। हेक्टो से आपको डेका में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। फिर डेका से मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। अगर आपने देखा होगा तो 1 किलो को, अगर किलो है एक, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, किलोमीटर दिया हुआ रहता है तो किलोमीटर में करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं कि नहीं लिखते, 1000 मीटर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ पास 1 10, यहाँ पास 1 10 और यहाँ पास 1 10, 3 10 हुआ ना, तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो इस कारण से ऐसा होता है। अगर वही मीटर को हम लोग डेसीमीटर में बदलना है तो मीटर से डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। और डेसीमीटर से सेंटीमीटर में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पास ये चलता है। अगर सेम आपको आना है इधर से, मिली से सेंटी में बदलना है तो डिवाइड कीजिए 10 से, सेंटी से डेसी में बदलना है तो डिवाइड कीजिए 10 से, फिर देसी से मीटर में बदलना है तो डिवाइड कीजिए 10 से, फिर मीटर से और डेका मीटर में लाना है तो 10 से डिवाइड कीजिए, और डेका मीटर से हेक्टो में लाना है तो फिर से वापस से डिवाइड कीजिए, और ये हेक्टो से फिर किलो में बदलना है तो फिर 10 से डिवाइड कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त क्लास चल रही है, आप लोग लाइक शेयर करें और दोस्तों को भी बुलाएं, यहाँ पर ज्वाइन करवाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ जो साइंटिफिक टर्म जो लगातार यूज होता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन भी किसी किसी बुक में बोला जाता है, वैज्ञानिक पद्धति भी बोला जाता है, और कहीं कहीं 10 के घात करके ऐसे भी लिखा जाता है। कुछ टर्म है जो समझेंगे। आपने सुना होगा टेरा, टेराबाइट, टीबी है ना। तो टेरा का मतलब होता है 10⁻12, यानी 10 को कितना बार मल्टीप्लाई करिए, 12 बार। ठीक है, तो वो आपका टेरा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं टी से। अगला आता है गीगा, जीबी। आप लोग सुना है ना कि आपको मोबाइल में 2 GB डाटा है, तो जीबी जो है गीगाबाइट, वो तो गीगा का मतलब क्या होता है 10⁻9, 10⁻9। बाइट सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है ना, बाइट सबसे छोटा यूनिट है, और गीगा लग गया तो वो बड़ा हो गया, और गीगाबाइट, गीगा को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है मेगा, मेगा का होता है 10⁻6, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है किलो, किलो तो आप बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे, किलो को 10⁻3 होता है, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला है हेक्टो, हेक्टो का मतलब क्या 10⁻2, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच से,
ठीक है, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है डेका। डेका को हम लोग 10⁻1 लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, डी से, इसमें कन्फ्यूजन होता है, डेका और डेसी में कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है पीको। पीको को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻12 से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है। अभी नैनो का वैल्यू जो होता है, नैनो अगर कहीं पास दिख रहा है कि नैनो लिखा हुआ है, उसका वैल्यू क्या होगा, तो 10⁻9 होगा और उसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो स्मॉल एन से है। फिर अगला है माइक्रो। माइक्रो को हम लोग 10⁻6 से लिखते हैं और म्यू के जैसा इसका सिंबल आपको बनाएंगे। अगला है मिली। मिली को 10⁻3 लिखते हैं और मिली को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसी है। डेसी को हम लोग 10⁻1 लिखते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी है। सेंटी को -10⁻2 लिखते हैं और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक लास्ट इधर जो छूट गया है वो देख लीजिएगा, 10⁻15 जिसको हम लोग फेम्टो कहते हैं। फर्मी, कहीं कहीं पास आप लोग फर्मी को भी देखे होंगे, तो फर्मी भी इसी का यूज होता है, फेम्टो को ही फर्मी कहते हैं और 10⁻15 उसका वैल्यू होता है। अब इसका यूज कहाँ पास है, तो इसका यूज है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको भी बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए भी कहते हैं जहाँ पास डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है या काफ़ी कम डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए एरिया मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो डिफरेंट यूनिट का यूज करते हैं। यार्ड का नाम सुना होगा आपने कि 1 यार्ड क्या होता है, तो 1 यार्ड इक्वल टू 1 गज होता है, 1 गज होता है और 1 गज में कितना फुट होता है, तो 3 फुट होता है, ठीक है। अब यूनिट कन्वर्ट करने के लिए भी आएगा क्वेश्चन आपके LPCBT 2 में, तो इसके लिए यहाँ पास देखिएगा। अगला है कि 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 फुट में कितना होता है 12 इंच और 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है। लिखना चाहें तो आप लोग लिखते चले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो 1 किलोमीटर में जो है आपका माइलस्टोन है ना, कितना मील का दूरी हम लोग ट्रैवल किए हैं, तो ये 1 किलोमीटर में 0.621 माइल होता है। 1 मीटर में आपका 3.28 फीट होता है, ठीक है, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। अगला एक सुने होंगे आप लोग नॉटिकल माइल, ठीक है। नॉटिकल माइल जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं समुद्री जो डिस्टेंस होता है ना, उसको यूज करने के मेजरमेंट करने के लिए। जैसे हम भारत का श्रीलंका से क्या डिस्टेंस है, नॉटिकल माइल समुद्री तट की दूरी कितना है, तो उसमें हम लोग नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। इसमें जनरली आता है 1852 मीटर। तो भारत से श्रीलंका का अगर बात करें तो 12 नॉटिकल माइल जो है वो है डिस्टेंस, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। उसमें किसी भी तरह की गतिविधि जो है, चाहे भारतीय हो या श्रीलंका के, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में आपका होता है 3000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। या तो फिर भी होता है बिस्बा। बिस्बा में होता है 1350 फीट स्क्वायर, ठीक है। ये सब एरिया का क्षेत्रफल का यूनिट है जो डिफरेंट निकाला जाता है। कोई ज़मीन बेच रहा है तो ज़मीन बेच रहा है तो उसमें होता है ना, इतना स्क्वायर फुट का है ज़मीन, इतना गज का है, इतना यार्ड का है, इतना अलग बिस्वा का है, इतना हेक्टेयर का है, इस ढंग से बोला जाता है। अगर आपका वॉल्यूम का यानी आयतन निकालना है, उसमें यूनिट है, तो 1 मीटर क्यूब अगर आ रहा है आपका वॉल्यूम, तो समझ जाइए कि आप उसमें कितना लीटर रखा जा सकता है, 1000 लीटर जो है वो उसमें कुछ भी मटेरियल वाटर वगैरह रखा जा सकता है। एक यूनिट है गैलन। गैलन देखिए, गैलन में 2 वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। एक वैल्यू मिलेगा 4.54 लीटर, एक वैल्यू मिलेगा 3.85 लीटर। तो 4.54 जो लीटर है वो आपका यूके के अनुसार होता है और जनरली इंडिया में यूज भी इसी को करते हैं हम लोग। अगला है 3.85 तो लीटर, तो वो है USA का वैल्यू है, ठीक है। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट यूनिट का जो वैल्यू है वो लेकर के चलते हैं, इसलिए तो ऐसा ही सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम, जो सभी जगह पे मान्य होगा, ठीक है, सब जगह पे वैल्यूएबल होगा। बैरल का नाम सुना होगा आपने, बैरल में होता है 159 गैलन, 159 गैलन एक बैरल में आपका होता है। अब देखिए लार्ज यूनिट की बात करें तो लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस में पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया, लाइट ईयर होता है, पार्सेक होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी वो यूनिट जो खगोलीय दूरी जो मेजरमेंट करते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आपका यूनिट है। ये सब डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लाइट ईयर का भी मेजर करते हैं, कई बार पूछता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर तो आपका डिस्टेंस मेजर करने के लिए डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला टॉपिक रहेगा, कभी दे दिया कि पार्सेक किसका यूनिट है, तो पार्सेक भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, ठीक है। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर है,
ठीक है, मीटर में हम लोग करते हैं। लेकिन कई सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, और इसमें हम लोग पार्सेक भी है, तो 3 × 10⁻16 मीटर इसका होता है वैल्यू। और अगर लाइट ईयर में पूछा जाए तो 3.26 लाइट ईयर इसका वैल्यू होता है 1 पार्सेक बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये कमेंट करके बताते चलेगा, किसी भी टॉपिक आपको लग रहा है कि इस क्लास में छूट रहा है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो हमने आपको प्रॉमिस भी कुछ किया है कि पाउंड बताएंगे, फुट बताएंगे, तो वो यहाँ पर सब बताने की ज़रूरत आ चुकी है। देखिएगा, मास को हम लोग 1 kg अगर मैं मास है तो यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है। अगर वही 1 ग्राम मिलीग्राम में पूछ दे कितना ग्राम होता है, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है। पाउंड का हमने पूछा था आपसे कि 1 पाउंड में कितना, केक वगैरह लेने जाते हैं, 1 पाउंड में कितना ग्राम आपको मिलता है, तो 1 पाउंड में आपको 453.92 ग्राम मिलता है, ठीक है। 453.92 ग्राम आपको मिलता है। 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 kg होता है। 1 टन में कितना होता है, तो 1 टन में 1000 kg भी होता है। और कहीं कहीं पास आपको 1014 kg भी दे रहा है तो वो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा वैल्यूएबल जो है वो 1000 kg ही चलेगा, ठीक है। अब हमने टेम्परेचर के बारे में, ऐसा यूनिट है जो केल्विन बताया आपको, उसमें कई सारी परेशानी आ रही थी कि हमने तो कहीं कहीं पास डिग्री सेंटीग्रेड भी देखा है और फ़ारेनहाइट भी देखा है, एक रूमर भी देखा है। तो देखिए इसके बीच में यूनिट कैसे निकालते हैं, इसका लिए एक आपको ये इक्वेशन है पूरा याद रखना होगा। इसके लिए होता है कि C/5 इजकल टू F-32/9 और इजकल टू K-273/5 और इजकल टू R/4, ठीक है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फिर ये दोनों को लेकर के चलिए। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, डिग्री केल्विन में बदलना है तो फिर ये दोनों को लेकर के चलिए। केल्विन में दिया हुआ है और रोमन में बदलना है तो फिर ये दोनों को लेकर के चलिए, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल ये चलता है। हाँ जी, अगर एक चीज़ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में बदलना है तो जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें प्लस में 273 ऐड कर दीजिए, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई होप आगे की ओर बढ़ते हैं, डिराइव यूनिट में कुछ और डिस्कस करते हैं और आज का ये लास्ट टॉपिक भी होगा। आई होप कि यूनिट एंड मेजरमेंट का जो क्लास आपके लिए लाया हमने, एक सिंगल क्लास में पूरी टॉपिक कवर करने की कोशिश किया है, कुछ भी छूटा नहीं है हमारे हिसाब से। आपके को अगर लग रहा है कि ये छूट गया है तो आप ज़रूर बताइएगा, वो टॉपिक को डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट मंथ जो क्लास आएगी उसमें। डिराइव यूनिट में स्पीड एंड वेलोसिटी का होता है क्या यूनिट, तो मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मोमेंटम जिसको संवेग कहते हैं, ठीक है, संवेग कहते हैं ना, संवेग का जो यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड होता है। इम्पल्स जिसको आवेग कहते हैं तो इसका भी होता है kg मीटर पर सेकंड। फोर्स बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हो तो वो भी होता है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F = m × a होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। अगला है डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर क्यूब होता है, ठीक है। अगला है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे, ओमेगा ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ओमेगा = VR, है ना, VR होता था ओमेगा = ये फॉर्मूला भी होता था। तो इसको हम लोग, इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, पर सेकंड होता है, या रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और एक ही क्लास में पूरी यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है कमेंट करके बताइएगा, लेकिन शेयर कीजिए दबा करके, ठीक है। संसाधन की कमी है मान रहे हैं हम, जिसके कारण से थोड़ी सी क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल पा रहा है। ये कॉपी पे लिखा हुआ मिल रहा है, जो भी है PDF वगैरह और बेहतरीन चाहिए था आपको, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे और इसे बेहतर बनाने का। आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसु क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक रिजल्ट या स्कोर कार्ड नहीं चेक किया तो आप लोग जरूर चेक करिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिनिश वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि RRB ALP CBT 2 के लिए 1 शॉट रिवीजन वाले वीडियोज और क्लासेज आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं। और इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था यूनिट एंड मेजरमेंट का था, इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। अब नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमने प्रॉमिस किया था आपका कि हीट एंड टेम्परेचर,
ये जो भी वीडियोज या क्लासेस जो आप देख पा रहे हैं वो वन शॉट रिवीजन वीडियोज है, यानी सिंगल वीडियोज में सारे टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश है। तो आप लोग की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और वो सपोर्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके दिखाइएगा। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हीट एंड टेम्परेचर को। आप लोग शेयर करते जाइए, शेयर और लाइक करते चलिए। हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। और ये लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा इंग्लिश में, और हालांकि इसमें हम लोग बाइलिंगुअल में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। ऊष्मा और तापमान की बात कर रहे हैं, तो ऊष्मा होता क्या है? तो ऊष्मा जो है, हीट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही एक प्रकार है, एक रूप है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी ना ही इसको निर्माण किया जा सकता है, ना ही इसे बर्बाद किया जा सकता है। तो इसलिए ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है, स्रोत है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है, पिछले वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन जब आपको पढ़ा था तो उसमें ऐसा यूनिट पढ़ा था। तो ऐसा यूनिट में इसका जो हीट का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो जूल होता है, जैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। सीजीएस यूनिट की बात करें तो कैलोरी होता है। कई सारे प्रोडक्ट आप लोग मार्केट से खरीदते होंगे, उसके पीछे देखते हो कैलोरी में आपका लिखा रहता है, तो ये कैलोरी आपका रहता है। एक कैलोरी जो है उसका वैल्यू 4.18 जूल होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप देखिएगा तो 4.2 जूल हम लोग लेकर के चलते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में 4.2 से कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए 4.2 हम लोग इसका वैल्यू लेकर के चल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है कि टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए टेम्परेचर है किसी भी मटेरियल का एक स्टेट है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का ये एक स्टेट है। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो ये होता है आपका केल्विन, ठीक है। इट फील्स डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर के कारण ही तो हम लोग किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं ना, कि वो गर्म है या ठंडा है। तो ये आपका क्या है? इट फील्स डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगला है यूनिट ऑफ हीट क्या होता है। तो देखिए यूनिट ऑफ हीट जो होता है, अभी ऊपर हमने बात भी किया ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो कैलोरी होता है आपका सीजीएस यूनिट में। तो कैलोरी क्या है वो समझिएगा कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मान लेते हैं कि 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर हम लोग को बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा वो आपका वो 1 कैलोरी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैलोरी होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अभी हम लोग समझेंगे यूनिट ऑफ हीट में। कैलोरी को हमने अभी डिस्कस किया था, तो फिर से वापस एक बार डिस्कस कर देते हैं कैलोरी होता क्या है। और कैलोरी होता है कि द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। जो लोग नोट करना चाहें नोट करते चलिएगा। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर इज कॉल्ड 1 कैलोरी, ठीक है। 1 कैलोरी क्या होता है अगर डिफाइन करना आ जाए तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला है CHU। इसका CHU का फुल फॉर्म क्या होता है वो पहले समझिए। तो सेंटीग्रेड हीट यूनिट उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बताइएगा? तो बोलिएगा द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 1 पॉन्ड। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी भी 1 पॉन्ड वाले मटेरियल को, अभी हम लोग जो कैलोरी सीख रहे थे वो 1 ग्राम में सीख रहे थे, ठीक है। ये CHU जो होता है वो आपका 1 पॉन्ड के लिए है, कि 1 पॉन्ड का कोई मटेरियल है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसमें हम लोग 1 CHU का यूनिट लेकर CHU हीट लेंगे, ठीक है। अगला है BTHU। BTHU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब होता है द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू 1 पॉन्ड वाटर। मान लेते हैं कि 1 पॉन्ड वाटर हमने लिया है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में ले जाना है, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोग देख रहे थे डिग्री सेल्सियस में देख रहे थे, लेकिन इस बार क्या है फ़ारेनहाइट में ले जाना है, तो वो आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। अब देखिए कैलोरी में अगर इन सब का वैल्यू अगर देखें तो 1 CHU जो अभी हमने बताया सेंटीग्रेड हीट यूनिट, उसका वैल्यू होता है 1 CHU इक्वल टू होता है 453.6, यानी 453.6 कैलोरी, ठीक है। 1 BTHU में क्या होता है? तो 252 कैलोरी आपका ये होता है। अब देखिए हीट को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हीट 2 तरह का होता है। पहला हीट है वो जो सेंसिबल हीट है, दूसरा हीट है लैटेंट हीट है। सेंसिबल हीट यानी वो फील किया जा सकते हैं, लैटेंट हीट गुप्त ऊष्मा जिसको हम लोग कहते हैं। अब सेंसिबल हीट को कैसे डिफाइन करिएगा कि क्या होता है सेंसिबल हीट? तो देखिए सेंसिबल हीट क्या है कि किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर जो हीट करना है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है,
तो रेज करना है, तो देन उस केस में जो हीट हम लोग देते हैं वो हमारा सेंसिबल हीट होता है। लेकिन अगर किसी मटेरियल को टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसके स्टेट को चेंज करना है, सॉलिड है तो लिक्विड बनाना है, लिक्विड है तो गैस बनाना है, ठीक है, गैस है तो वापस से आपको उसको लिक्विड बनाना है, सॉलिड बनाना है। तो इस ढंग के लिए हम लोग जो हीट देते रहते हैं वो हमारा लैटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा इसका बोलते हैं। अब हीट कैसे निकालेंगे, हीट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो हीट का फॉर्मूला होता है आपका Q से इंडिकेट करेंगे हीट को, और Q इक्वल टू होता है MS डेल्टा टी। एम एस क्या है, एम क्या है, तो एम आपका मास है, ए से क्या है स्पेसिफिक हीट है, और टी क्या है डेल्टा टी जो लिखा हुआ है। डेल्टा जब भी किसी में टर्म के साथ में लग जाए यानी चेंज की बात किया जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर की बात किया जा रहा है। अब इसको स्पेसिफिक हीट और भी डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे, तो यहाँ पास देखेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या है, तो किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर, 1 ग्राम मटेरियल है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है, बढ़ाना है, देन उस केस में जो हीट दे रहे हैं वो हीट हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा इसको हिंदी में बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है कैलोरी और या जूल पर केजी, केल्विन भी इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला की बात करें तो इसको हम लोग लिखते हैं एस इजकल टू Q अपॉन MS डेल्टा टी, MS डेल्टा MS नहीं सॉरी M डेल्टा टी, क्योंकि इसका तो निकाल ही रहे हम लोग, ठीक है। यानी अगर एक फॉर्मूला आपको याद रहा कि U इजकल टू MS डेल्टा टी, देन उससे आप लोग कई सारे फॉर्मूला को जनरेट भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप लाइक शेयर करते चलिए, काफ़ी कम लोगों का अभी तक लाइक दिख रहा है, तो लाइक शेयर करते चलिए। आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पास स्पेसिफिक हीट, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। जनरली अगर वाटर का अगर आपको पूछा जाता है, वाटर का जो होता है 4.2 जूल पर केजी केल्विन होता है, या 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं जो आप लोग जूनियर क्लासेज में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का कोई टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कोई नीचे का टेम्परेचर है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैस थर्मोमीटर का, ठीक है, गैस थर्मोमीटर का। अब गैस में भी 2 तरह के गैसेज जो है थर्मोमीटर फिल किए जाते हैं। पहला गैस थर्मोमीटर में जो होता है वो हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, दूसरे में नाइट्रोजन भरा जाता है। हाइड्रोजन गैस उस थर्मोमीटर में फिल किया जाता है जब -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तब के लिए। और नाइट्रोजन फिल किया जाता है कब, जब -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करना है, तो देन उस केस में हम लोग नाइट्रोजन उस थर्मोमीटर में फिल करते हैं। ये गैस थर्मोमीटर था, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर मेजर करना है तब की बात किया जा रहा है। अब हम अगला है देखेंगे अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर -114 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। इसमें अल्कोहल का थर्मामीटर होता है, यानी वो थर्मामीटर जिसमें अल्कोहल का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला है -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे मरकरी थर्मामीटर, जो हम लोग जनरली क्लिनिकल थर्मामीटर भी इसको बोलते हैं, जो आपको डॉक्टर वगैरह के यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। अगर आप वहाँ पास जाते होंगे तो आपको फीवर वगैरह चेक करवाते हैं तो बोलता होगा कि 98 है, तो वो फ़ारेनहाइट में आपको बताता है। और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदलना है, इसकी ऑलरेडी हमने फॉर्मूला आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका है। यूनिट एंड मेजरमेंट वाले में, सॉरी डायमेंशन नहीं, मेजरमेंट वाले में हमने पढ़ा दिया आपको। अगला है पायरोमीटर होता है। 300 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेजरमेंट जो है वो पायरोमीटर में किया जाता है। अगर आप वापस से देखना चाहें कि कैसे होता है वो टेम्परेचर का कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो इसके लिए एक हम इक्वेशन हम आपको वापस से बता दे रहे हैं। C/5 इजकल टू F माइनस 32 अपॉन में 9 इजकल टू है आपका केल्विन के -273 अपॉन में 5। तो ये आपका था, इससे आपको सारा चेंज किया जाता था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, तो वो है हाँ जी, अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरकरी। मरकरी ही क्यों यूज होता है तो वो देखिएगा। मरकरी इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, यानी मरकरी जो है
वो जो जिस ग्लास में रखा जाता है थर्मोमीटर में, उसमें वो चिपकता नहीं है, इसलिए उसको रखा जाता है। इट इजीली विजिबल इन ग्लास, और ग्लास में वो आसानी से दिख भी जाता है, ठीक है। मरकरी इसलिए भी यूज होता है। ये कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए भी यूज होता है। मरकरी जो है कंडक्टर यानी चालक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, विजुअल मतलब आसानी से जो दिख जाए, और हिंदी वाले परेशान ना होंगे। इट मेजरिंग रेंज जो होता है आपका, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था कि -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 357 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते भी हैं, ठीक है। पायरोमीटर जो हमने लास्ट टाइम में बताया था कि पायरोमीटर जो है, तो वो मेनली जो है उसका यूज जो है वो थर्मल पावर प्लांट वगैरह जो होता है उसमें यूज होता है उसका। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की हम लोग बात करेंगे, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में 3 डिफरेंट मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब ये तीनों क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे जल्दी से। तो एक एक करके समझते चलते हैं। कंडक्शन क्या होता है, तो देखिए मटेरियल कंडक्शन क्या है कि हीट ट्रांसफ़र थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। कोई गर्म चीज़ यहाँ पास रखा हुआ, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पास छूने गए, छू दिए इसको, तो ये जो आपको भी गर्म महसूस हुआ, तो ये आपका कंडक्शन है, ठीक है। अब ये कन्वेक्शन क्या है, तो देखिए ये आपका गर्म पानी चढ़ा रखे, नीचे में स्टोव लगा रखे हैं या गैस चूल्हा जला रखे हैं, इसको हीट मिल रहा है, ठीक है, लगातार हीट इसको मिल रहा है। अब ये नीचे का पानी गर्म होते जा रहा है, तो आप जब गर्म होता हुआ पानी देखते हैं कि वो नीचे वाला जब पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की ओर भागता है, और ऊपर में जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर आता है। तो ये मोशन जो है मटेरियल का, मैटर का, वो जिसकी कारण से हीट ट्रांसफर जो हो पा रहा है, तो वो आपका कन्वेक्शन कहलाता है। अगला है रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन ये है कि आप यहाँ पास आग जल रहा है, ठीक है, या आप सिंपली समझिए कि इंडक्शन वगैरह जो होता है चूल्हा वगैरह, उसके ऊपर में आप किसी मटेरियल को चढ़ा रखे हैं, बर्तन को चढ़ा रखे हैं, हीट तो आपको दिख भी नहीं रहा है, इसके बावजूद भी वो गर्म हो जा रहा है, तो वो रेडिएशन है, ठीक है। जनरली कहीं पास आग जल रहा है, ठंडे के मौसम में हम लोग बाहर से इधर से ही अपने हाथ को सेक रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं, तो वो रेडिएशन है जनरली, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लैटेंट हीट के बारे में शुरुआत में हमने दो हीट बताया था आपको। हीट दो तरह का है, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट। फिर हमने एक बीच में स्पेसिफिक हीट वही डिस्कस किया है। तो अब लैटेंट हीट बच गया था, तो इसको डिस्कस करते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये पानी चढ़ा रखे हम लोग गर्म करने के लिए, ठीक है, तो गर्म करने के लिए चढ़ा रखे, तो यहाँ पास हम लोग लगातार टेम्परेचर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद ये क्या होगा, बॉयल होना शुरू होता है, यानी अभी वेपर में चेंज होना शुरू हो चुका है। लेकिन टेम्परेचर तो हम लगातार इसको दे ही रहे हैं। टेम्परेचर जिस तरीके से जिस लेवल पे गैस चल रहा था पहले से, उसी लेवल पे अभी भी चलेगा गैस, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कोई इसके जो ये वाटर जो है उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखाई देगा, बढ़ेगा नहीं, वो लगातार टेम्परेचर लेता रहेगा, और वो दिखेगा भी नहीं कि बढ़ रहा है उसका टेम्परेचर, ठीक है, मेजरमेंट में भी नहीं। उसका स्टेट अब चेंज होना शुरू हो गया, वेपर बनना चालू हो गया, ठीक है। तो ये स्टेट जब चेंज हो गया, देन उसके इसमें वो जो हीट मिल रहा है, जो स्टेट चेंज कर दे रहा है, उसकी अवस्था को चेंज कर दे रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 अवस्था है ना आपका। ऐसे तो प्लाज्मा और बीसी भी है, लेकिन यहाँ पास से मोस्टली 3 ही चीज़ पढ़ना है अभी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो आपका स्टेट को जो चेंज कर दे रहा है ना, तो वो आपका क्या होगा, लैटेंट हीट होगा। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट लैटेंट हीट भी होता है, जिस तरीके से स्पेसिफिक होता है। यहाँ पास देखिएगा कुछ का हम लोग डिस्कस भी कर दे रहे हैं। लैटेंट हीट ऑफ आइस की बात करें तो 333 होता है, 333 किलो जूल पर किलो केल्विन होता है, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2260 किलो जूल पर किलो केल्विन होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है आपका 4200 होता है, वाटर का, सॉरी 4200 जूल पर के जी जो है वो वाटर का होता है, और 2100 जूल पर के जी किलो केल्विन जो है वो आइस का होता है। लैटेंट हीट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं Q इक्वल टू ml, जहाँ पास Q आपका हीट है, M क्या है, मास है, L क्या है, लैटेंट हीट है। तो जब भी न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो उसमें लैटेंट हीट की वैल्यू ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। लास्ट में जो आगे जो टॉपिक है, अभी लास्ट नहीं है, अगला जो टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। कोई सॉलिड में एक्सपेंशन कब होगा, विस्तार कब होता है, जब हीट देते हैं तब। तो देन उसके इसमें आपको पढ़ना है कैसे होता है। उसके लिए फॉर्मूला लिखा गया है कि डेल्टा एल इक्वल टू जो होता है एल आई अल्फा डेल्टा टी। अब ये क्या है समझिएगा, डेल्टा एल का मतलब क्या है कि चेंज इन लेंथ, जो बदलाव आ गया। पहले था मान लीजिए
कोई मटेरियल था 2 सेंटीमीटर का, अब इसको हम लगातार हीट दे रहे हैं, जैसे आयरन रॉड को ही हम लोग हीट के थ्रू एक्सपेंशन करते हैं, फैलाव करते हैं उसमें, ठीक है, उसके शेप में चेंज करने के लिए एक्सपेंशन करते हैं। तो पहले जो चेंज जो था वो लेंथ, इनिशियल लेंथ उसका कहलाएगा, जो एल है। और अल्फ़ा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो आपका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। और डेल्टा टी जो है आपका वही फिर वापस से चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम लोग लगातार चेंज करेंगे वो यहाँ पास लिखाएगा, ठीक है, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो आपका डेल्टा टी का वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है कुछ लॉ के बारे में पढ़ लेंगे कि लॉ क्या है। तो पहला लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें कहता क्या है कि अगर 3 मटेरियल है, पहला मटेरियल ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए अगर बी से थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि जितना हीट इसके पास उतना इसके पास भी है, दोनों समान अवस्था में। तो ए अगर बी से है और बी सी से है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए सी से भी होगा। यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, ये कहता है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आगे की ओर बढ़ेंगे और ये लास्ट वन टॉपिक होगा जिसमें और कुछ लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है द हीट गिवन टू एनी मैटर, ठीक है, विच इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग सम वर्क। अगर हम लोग किसी भी मैटर को, मटेरियल को हीट देते हैं तो वो हीट जो है इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ वर्क भी करता है। यानी यहाँ पास जो हीट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसका? डेल्टा यू प्लस में डब्लू। तो डेल्टा यू क्या है? तो वो आपका इंटरनल एनर्जी है और डब्लू क्या है? यहाँ पास वर्क है, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है द हीट ऑलवेज फ्लोस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि हीट जो है, अभी जब से हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन जब पढ़ाया, जिसमें मोशन और जिसमें हीट जो है ट्रांसफर होता है मोशन के मैटर के थ्रू, मटेरियल के थ्रू, तो उसी तरीके से यहाँ पर समझिएगा कि हीट हमेशा जो है वो हॉटर टू कोल्डर, यानी जो गर्म है, गर्म से ठंडा की ओर आपका मोशन करते रहता है और ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली ये चीज़ें जो है तो वो होती रहेगी। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये हीट का चैप्टर हमारे तरफ से तो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह के टॉपिक इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, वो कमेंट करके या व्हाट्सएप पे जुड़ करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर के और सिंपल मशीन के बारे में, तो आप लोग उस क्लास को भी मिस मत कीजिएगा और शेयर कीजिए दबा करके इस सारे फ्रेंड्स ग्रुप में। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। जल्दी जल्दी से शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम सिटी वगैरह डिटेल्स भी आने वाला है। उसी के क्रम में उसके सीबीटी 2 के लिए आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्लासेज लगातार हम लेकर के आ रहे हैं और एक वीडियो और एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन, यानी वन शॉट रिवीजन कहते हैं ना, वन शॉट वीडियो वही आपका यहाँ पास आ रहा है। इससे पहले जो आई है क्लासेज, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सिंपल मशीन एंड लीवर। इससे भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में हमने पहले ही बताया कि 40 मार्क्स या 40 क्वेश्चन बोले तो आने वाला है आपका, तो ये काफ़ी वेंटेज है इसका। सबसे पहले बात कि मशीन होता क्या है। मशीन वो कुछ भी मटेरियल, कुछ भी चीज़ें हमारे आसपास में जो हमारे काम को आसान बना दे, है ना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सके, वो मशीन कहलाता है। मशीन 3 तरीके का, ठीक है। एक मशीन होता है जो फोर्स मल्टीप्लायर होता है, दूसरा होता है स्पीड मल्टीप्लायर, नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन करते चलिएगा, और तीसरा जो होता है जो आपके एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। 3 तरीके का आपका होता है मशीन। अब मशीन का जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें 3 चीज़ आती है। पहला तो लोड, तो जो आपको काम करना है यानी आउटपुट जो देना है वो आपका लोड हो गया। जो आप उस काम को करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, है ना, वो आपका एफर्ट है, जिसको हम लोग इनपुट भी कहेंगे। कई बार क्वेश्चन से ऐसा आता है कि लोड क्या है, आउटपुट है या इनपुट है, ठीक है, या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। इस टाइप के ऑप्शन जो बनेंगे तो वहाँ पास आपको सिंपली बताना है कि लोड क्या है, आउटपुट है और एफर्ट क्या है,
इनपुट है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म है जो समझना ज़रूरी है, इसको हम लोग इससे कई सारे क्वेश्चन भी देखने को मिला, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए होंगे तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज यानी आंतरिक लाभ के बारे में भी क्वेश्चन आया है। मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। यह क्या है, लोड और एफर्ट का जो है रेशियो है, ठीक है, रेशियो है। अगला है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो एफर्ट वेलोसिटी अपॉन लोड वेलोसिटी यानी एफर्ट की वेलोसिटी और लोड की वेलोसिटी के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, हिंदी में इसको वेगानुपात कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल जब आएगा तो उसमें सॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है इसमें देखिएगा, 3 तरीके का हमने मशीन बताया आपको, फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर और वो जो एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज करता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज तीनों में इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, तो फोर्स मल्टीप्लायर में मैकेनिकल एडवांटेज जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा, और वेलोसिटी रेशियो भी 1 से बड़ा होगा, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लायर में मैकेनिकल एडवांटेज यानी आंतरिक लाभ 1 से छोटा होगा, वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो वो भी 1 से छोटा होगा, ठीक है। अगला है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होगा, वेलोसिटी रेशियो भी 1 के बराबर होगा। देखिएगा अब यहाँ पास मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अभी हम लोग समझे। अब मैकेनिकल इफिशियंसी क्या यानी यांत्रिक क्षमता क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को यानी यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के जो रेशियो का अनुपात होगा उसको हम लोग मैकेनिकल इफिशियंसी यानी यांत्रिक क्षमता के नाम से जानते हैं। नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन करते चलिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और शेयर करते चलिए दबा करके, ठीक है। अगला है कि लीवर क्या होता है, ठीक है। लीवर क्या होता है, तो एक तरह का रॉड होगा, ठीक है, एक रॉड होगा जो किसी भी चीज़ों को उठाने में या किसी भी कार्य को करने में मदद करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें रहता है फर्कुलम। फर्कुलम क्या होता है, तो फर्कुलम जिसको आलम्ब बिंदु कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, आलम्ब बिंदु। तो ये क्या होगा, एक पॉइंट होगा जहाँ से वो रॉड जो है वो रोटेट करेगा और काम को आसान बनाएगा, ठीक है। वो लीवर जो है जहाँ से रोटेट करेगा वो आपका उसका फर्कुलम होगा। जैसे आप कैंची की बात करें तो कैंची मान के चलिए कि कुछ इस तरीका का कैंची होता है यहाँ पास, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्कुलम होगा, ठीक है। ये फर्कुलम होगा, ये आपका लीवर होगा, यहाँ ये आपका लीवर है, ये यहाँ पास आप एफर्ट देंगे, प्रयास यहीं से करेंगे ना, यहाँ से प्रयास करेंगे, यहाँ लोड होगा, और ये आपका पूरा रॉड जो है वो लीवर होगा, ये पूरा रॉड लीवर होगा, यहाँ लोड होगा, यहाँ एफर्ट होगा, यहाँ आपका फर्कुलम होगा जिसको हिंदी में आलम्ब बिंदु के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे स्कूल वगैरह में या पढ़ते होंगे बचपन में, तो उसमें एक झूला रहता था जिसको हम लोग सीसस के नाम से जानते थे, शीशा, ठीक है। शीशा यहाँ पास क्या होता था, कुछ इस तरीके का रॉड है जो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये रॉड है, यहाँ पास एक बच्चा बैठता था या यहाँ पास बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, बैठता था, जिसको हम लोग यहाँ पास लोड कह रहे हैं, यहाँ पास एफिशिएंसी कह रहे हैं, सॉरी एफर्ट कह रहे हैं, और यहाँ पास आपको बीच में जो है वो फर्कुलम होता था, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, और यहीं से कभी ऊपर कभी नीचे, अगर इस साइड में हम लोग लोड देते थे, इस साइड में लोड देते थे तो एफर्ट यहाँ से लगना था, ठीक है, एफर्ट यहाँ से लगना था, और अगर इस साइड में लोड दे रहे हैं तो एफर्ट यहाँ से लगना था। ये बीच में फर्कुलम है जहाँ पास सिर्फ मूवमेंट होगा जी, ठीक है, बाद बाकी और यहाँ पास कुछ होने वाला नहीं है। अब देखेंगे लीवर को थोड़ा और डिटेल में। लीवर भी 3 तरीके का, ठीक है, लीवर 3 तरीके का, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से यहाँ पास आने वाला है। लीवर 3 तरीके का होता है, पहला फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फर्कुलम है वो बीच में होगा। तो अभी हमने जो शीशा का एग्जांपल दिया तो इसमें क्या था, फर्कुलम बीच में था, तो ये कैसा लीवर है, इसमें के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास लीवर है। दूसरा है सेकंड क्लास लीवर, कैसे पहचानेंगे, तो इसमें जो लोड है आपका वो लोड बीच में होगा, ठीक है, लोड बीच में होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, नट क्रैकर वो जो
सुपारी वगैरह, वो पान का दुकान है होता है, उसमें सुपारी तोड़ने के लिए वो रखते हैं लोग, इस जंग का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो वो आपका सेकंड क्लास लीवर है। तीसरा है आपका थर्ड क्लास लीवर। इसमें क्या होगा, इसमें एफर्ट जो है वो बीच में रहेगा। जैसे एग्जांपल है चिमटा चुट्टा जो भी बोले, जो रोटी वगैरह सेकने के लिए हम लोग निकालते हैं, रोटी सेक के निकालते हैं, ठीक है। तो वही आपका इसमें एफर्ट कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। फर्कुलम और लोड आगे की ओर रहेगा। अब थोड़ा इसमें भी मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो एक से बड़ा भी होगा, एक से छोटा भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। एक से बराबर भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन सेकंड क्लास लीवर का समझिएगा, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा हमेशा के लिए एक से बड़ा ही होगा, ठीक है। और थर्ड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से छोटा होगा, ठीक है। ऑलवेज जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होगा, ठीक है। अगला टर्म को समझेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं लोड आर्म। क्या बोलते हैं, लोड आर्म। लोड आर्म क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फर्कुलम, ठीक है। तो लोड और फर्कुलम के बीच का, जैसे अगर हमने यहाँ पास अभी बनाया था कि ये शीशा था जिसमें यहाँ पास लोड था, यहाँ पास एफर्ट था, तो ये जो आपका आर्म, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये फर्कुलम से इसका डिस्टेंस, एफर्ट का डिस्टेंस, और फर्कुलम से लोड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो यहाँ जो लोड और फर्कुलम के बीच का डिस्टेंस है तो इसको लोड आर्म कहेंगे, और यहाँ जो फर्कुलम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको एफर्ट आर्म कहेंगे। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है वो ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसमें पढ़ा था लोड और लोड अपॉन एफर्ट, यानी लोड बटे एफर्ट पढ़ा था। इसमें हम लोग अगर लोड बटे एफर्ट नहीं दिया हुआ है, अगर एफर्ट आर्म दिया हुआ है या लोड आर्म दिया हुआ है, तो देन उस केस में हम लोग उसके भी रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से ही जानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला टर्म समझेंगे हम लोग पुल्ली। पुल्ली के बारे में कई बार आप लोग को देखे होंगे क्वेश्चन, पुल्ली क्या है। तो पुल्ली है एक डिस्क टाइप का मशीन, ठीक है। पहले का मूवी वगैरह देखे होंगे या आसपास में कहीं पास पुराना कुआं वगैरह होगा तो वहाँ पास एक पुल्ली लगा है, देखते होंगे। पुल्ली क्या है, ये जनरली मेड होता है किसका, कास्ट आयरन का, ठीक है। कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और काफ़ी रिजिड ऑब्जेक्ट है ये। सिंपल इसमें पुल्ली भी दो तरीके का होता है। सबसे पहला पुल्ली है फिक्स्ड पुल्ली। वो पुल्ली जो सरमाउंटेड होगा किसी भी एक्सल से, वो लटका हुआ है, उसमें मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो पुल्ली आपका और जो फिक्स है। इसका कैसे, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। क्यों होता है 1 ये भी समझेगा। इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोड और एफर्ट दोनों बराबर होता है। अब ये लोड और एफर्ट बराबर ही क्यों होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी रेशियो है, वेगानुपात जो है वो 1 होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस बनता है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए पुल्ली इज, ठीक है। और नीचे में आपका ऑप्शन दे देगा 1 दे देगा और 1 दे देगा, कभी देगा 1 से लेस देन, कभी मोर देन, या ऑलवेज 1 करके ऐसा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इसमें हमेशा वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू है 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन है यूनिट्स इफिशियंसी। यूनिट्स की इसकी जो इफिशियंसी है वो 1 होती है, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 100% होता है। हालांकि मशीन का इफिशियंसी 100% हो ये संभव नहीं है, लेकिन इसकी इफिशियंसी 100% होगा, और इसी के कारण से आइडियल भी बोला जाता है इसको। ये जो क्या है, आइडियल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे इसमें मैकेनिकल एडवांटेज मशीन का, अगर 1 के बराबर नहीं हो तो उसको प्रैक्टिकल मशीन बोलेंगे। कुछ मशीन्स के और टाइप्स देख रहे हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हो तो उसको हम लोग आइडियल मशीन बोलेंगे। और अगर वेलोसिटी रेशियो जो है वो भी 1 के बराबर होगा हमेशा, तो वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है और आइडियल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पुल्ली के दूसरे रूप के, दूसरा अगर टाइप्स को बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल पुल्ली। अभी जो हमने पढ़ा पहले वो फिक्स्ड पुल्ली था। अब मूवेबल पुल्ली क्या होता है, वो पुल्ली जो फ्री है मूव करने के लिए, है ना, फ्रीली मूव करेगा, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 2 के बराबर होगा। इसका वेलोसिटी रेशियो 2 के बराबर हमेशा होगा, ये भी याद ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी रेशियो हमेशा 2 के बराबर होगा। इसकी इफिशियंसी 1 होती है। अब कैसे होती है, इफिशियंसी के लिए
फॉर्मूला है, इनसे इंडिकेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में बी आर, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज आप देख पा रहे हो कि 2 है, ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो भी 2 है, तो 2 से 2 यहाँ खत्म हो गया, तो इसका कितना आ गया वैल्यू, 1 के बराबर आ गया ना। तो इसलिए मूवेबल पुल्ली की जो एफिशिएंसी है वो 1 के बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, वो है इंक्लाइन प्लेन। देखिए किसी भी चीज़ को कहीं से हमें गिराना है या चढ़ाना है, ठीक है, तो इसके लिए इंक्लाइन प्लेन बड़ा इजीली उस चीज़ को कर देती है ना। वो एक सपोर्टिव नेचर का होगा जो सपोर्ट करता है इजीली उस काम को करवाने में, ठीक है। जनरली देखिए क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऐसे लैडर बना हुआ है, हमको यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट को चढ़ाना है तब भी आसान है, यहाँ से कुछ को गिराना है तो भी आसान है, ठीक है। स्लोप करते हुए धीरे से अपना ये आ जाएगा। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, ठीक है, वो लोड ऑफ एन इफेक्ट तो होता ही है फॉर्मूला, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोड इसमें जो होगा, यहाँ पास अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, ये लोड जो होगा वो इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगता रहेगा, ठीक है, एम जी फोर्स लगता रहेगा। साथ ही साथ देखिए इस प्लेन के साथ में अगर वो जो एंगल बनाएगा वो एम जी कॉस थीटा बनाएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर में देखें तो वो एम जी साइन थीटा बनाएगा। तो एफर्ट आपका कहाँ लग रहेगा, एफर्ट तो यहीं लगेगा, तो इसलिए क्या होगा, एम जी अपॉन एम जी साइन थीटा, जिसमें एम जी से एम जी खत्म हो जाएगा, तो देन हमारा बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा आपका यहाँ पास सिर्फ बचेगा। और लास्ट टॉपिक है सिंपल मशीन एंड लीवर का, वो है आपका स्क्रू जैक, ठीक है। और स्क्रू जैक क्या होता है, तो कुछ इस ढंग का फिगर होगा, इसमें समझिएगा, ठीक है, इसमें समझिएगा क्या कि इसमें वेलोसिटी रेशियो जो होता है वी आर जो होता है वो 2πr/p होता है। अब p क्या है, तो p है पिच। अब ये पिच क्या होता है ये समझिए। तो ये स्क्रू जैक देखते होंगे जनरली गाड़ी वगैरह को उठाने के लिए, कोई लोड जो भारी भरकम है उसको इजीली वे उठा देता है। देखते हैं टायर पंचर हो गया या कुछ भी, तो उसमें इसका यूज कर रहा है लोग। तो मकान वगैरह भी अपलिफ्ट हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस रिंगों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसी को पिच कहते हैं, ठीक है, उसी को पिच कहते हैं। इसमें जनरली होता क्या कि ऊपर में एक खांचा बना हुआ रहेगा जिसमें रॉड डाला जाएगा, और उस रॉड के थ्रू ही, जो रॉड हमारा लीवर का काम करेगा, और उस रॉड के थ्रू हम लोग इसको घुमाएंगे, ठीक है। और ये जैसे जैसे घुमाएंगे ये ऊपर की ओर अपलिफ्ट होगा, और जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाना चाहेंगे उसको वो उठाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये स्क्रू जैक का रहने वाला है। और आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है सिंपल मशीन एंड लीवर का पसंद आई होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लासेज बहुत जल्द आ रही है, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वैसो क्लासेज को भी। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपसे एक वैसो क्लासेज में। जल्दी जल्दी से शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए इस वीडियो को। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं RRB LP CVT 2 के लिए ट्रेड का थ्योरी। ट्रेड में आपका इलेक्ट्रिशियन का अगर आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन है, जनरली आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक शेयर करते चलिए, वैसे क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते चलिएगा। आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले अगर देखा जाए, इसके बारे में डिस्कवर जो किया था जिन्होंने, देखिए ये बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, इंग्लिश में आपका नोट्स है, लेकिन टॉपिक जो हम लोग आपको कवर करवाएंगे वो आपको हिंदी में भी करवाएंगे। थेल्स थ्योरी, थेल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले बताया गया, ठीक है। और उन्होंने जो थेल्स ने जो बताया वो बताया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसको स्थिर विद्युत धारा विद्युत बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो विद्युत जो है वो दो तरीके का, पहला तो स्टैटिक्स और दूसरा क्या है, डायनेमिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, और इसमें डायनेमिक में है क्या, गतिशील विद्युत, जिसको हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को ही इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, ठीक है, करंट भी बोलते हैं हम लोग इसमें।
अब डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट यानी दो तरीके का, एसी अल्टरनेट करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। एसी डीसी का आपने नाम सुना होगा। एक एक करके हम लोग ब्रीफ में देखेंगे इसका। सबसे पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत धारा। तो ये क्यों होगा कैसे होगा, ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो जब भी दो कोई चीज़ों को रब किया जाता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। जनरली हम लोग इसका बचपन में कई सारे प्रैक्टिकल किया करते थे। पेन को अपने सर हेयर में बाल में रगड़ते थे, उसके बाद पेपर का कुछ टुकड़ा लेते थे, उसमें चिपक जाता था वो। तो जनरली वो भी है। कोई स्वेटर वगैरह हम लोग खोलते थे तो रिमूव करते थे बॉडी से, उस वक्त भी हमारे बॉडी में एक आवाज़ आना और जो हेयर है उसको रो में जो है उसको खड़े कर देना, ठीक है। साथ ही साथ जो फाइबर वगैरह की कुर्सी वगैरह पे बैठते हैं तो उस केस में भी एक चार्ज को महसूस करना। तो ये सारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ही एग्जांपल्स है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, तो एक चार्ज का फॉर्म है जो कैसे प्रोड्यूस होगा, जब दो मटेरियल को रगड़ा जाएगा तब। अब देखिए सिंपली समझिएगा कि ये अगर मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ आपका नॉर्थ है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ है और यहाँ आपका साउथ पोल है। तो ये जो नॉर्थ होता है, याद रखिएगा, नॉर्थ पोल हमेशा इसकी जो अगर सिंबल की बात करें तो वो नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पास, जिसके कारण से ही ये एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। क्योंकि सेम पोल और रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सेम यहाँ पास चार्ज में भी यही कहानी है, ठीक है। और जनरली जो सॉफ्ट मटेरियल होगा वो निगेटिवली चार्ज होता है और हार्ड मटेरियल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल होता है, ठीक है। कब, जब रब करते हैं देन उस केस में, ठीक है। उस केस में ये ट्रिक है एक तरह का, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको यहाँ पर इसको रटना ही है, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं। अब जनरली हम लोग देखेंगे एक टर्म है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है कि जब हम लोग जो ही दो मटेरियल को रब करते रहते हैं देन उस केस में क्या है, उसमें मटेरियल में उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर में जो फोर्स लगाता है, बल जो लगाता है, उसको हम लोग ईएमएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जनरली देखिएगा यहाँ पर एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉम्सन ने किया था, जे थॉम्सन ने किया था। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की बता दें, न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन आपका जेम्स चैडविक। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कहता है क्या कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास में हम लेकर के आए, तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है और फोर्स दोनों कैसा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको क्लोज में लेते आएंगे ये फोर्स का वैल्यू जो है वो और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये फोर्स लग क्यों रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों नेगेटिव चार्ज के हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दूसरे दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगला है कि ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है। ईएमएफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे, किस मटेरियल में ईएमएफ का जो वैल्यू है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, तो वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम है तो ईएमएफ का वैल्यू कम आपका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक क्या है, अल्टरनेट करंट और डीसी करंट। जो हम डायरेक्ट करंट दोनों के बारे में हमने ऊपर में भी बात किया था। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या ये दोनों पार्ट्स है, ठीक है। तो अल्टरनेट करंट को डिस्कवर जो है सबसे पहले फैराडे ने किया, डायरेक्ट करंट को डिस्कवर किया वोल्टा ने, ठीक है, वोल्टा ने, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये आपने सुना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये भी आपने जाना होगा। तो ये मूव कैसे करता है, तो इलेक्ट्रॉन जनरली मूव कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कैथोड टू एनोड। अब ये कैथोड क्या है, तो कोई भी मटेरियल जो निगेटिव है
और नेगेटिवली है उसको कैथोड कहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एनोड कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूछ दे, करंट का पूछ दे कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो वो इसके अपोजिट होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, अगला टॉपिक है कि ईएमएफ को डिनोट कैसे करते हैं। तो ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ई या वी दोनों से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, इसके अगर फॉर्मूला की बात करें तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई की। अब W क्या है, तो W आपका वर्क है, Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, आगे यही EMF के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता है, तो उसके बारे में भी समझेंगे। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अगला है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का होता है I इक्वल टू Q अपॉन टी। आई क्या है, करंट को डिनोट करते हैं आई से, Q से चार्ज को, और टी से टाइम को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसे आई से डिनोट किया जाता है, ये है क्या, ये फ्लो ऑफ चार्ज है। किसी भी मटेरियल में कोई कंडक्टिव मटेरियल जो कंडक्टर है, कंडक्टर किसे कहेंगे, वो मटेरियल जो जनरली खुद के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को बोले तो फ्लो होने दे, पास होने दे, वो। इसका जनरली यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। इसे ऐसे लिखेंगे। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम्ब। 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड आपका यहाँ पास होता है। अगला है कि इसको मेजर कैसे किया जाएगा, तो एमीटर से करते हैं। एमीटर एक डिवाइस होगा जिससे करंट को हम लोग मेजर करेंगे। एमीटर के बारे में एक चीज़ और फैक्ट जान लीजिए, एमीटर हमेशा भी किसी भी कनेक्शन में हम लोग लगाएंगे तो वो सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, वो सीरीज में लगेगा एमीटर। यही अगर वोल्ट मीटर रहता तो वो आपका पैरेलल में लगता है, लेकिन एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी, हालांकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक विरोध आता है, कोई बोलता है नहीं अदिश नहीं है, ये सदिश है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वो बात अलग की चीज़ है, वो आपका टॉपिक रहने वाला भी नहीं है इस बार एग्जाम में। अगला है कि वेलोसिटी ऑफ करंट क्या होता है, करंट का यानी विद्युत धारा का वेग क्या होता है, तो ये आपका लाइट का जो स्पीड है, लाइट के जो वेलोसिटी भी बोले उसके बराबर है, यानी जो प्रकाश की चाल है वही आपका विद्युत का भी चाल है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये आपका है। अगला है कि 1 कूलम्ब में कितना चार्ज होता है, तो देखिए 1 कूलम्ब में जो है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका क्वेश्चन बनने वाला है। और चार्ज कैसे निकालेंगे, 1 कूलम्ब का फॉर्मूला क्या है, तो Q इक्वल टू N इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो चार्ज भी ज़्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो ईएमएफ भी ज़्यादा, ये भी याद रखिएगा। ईएमएफ को मेजर किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रख रहे हैं, और इसके बाद आगे हम लोग पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग जैसे टॉपिक जो भी हैं उसको भी कवर करेंगे, ट्रांसफार्मर, सारे टॉपिक। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वैसु क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वैसु क्लासेज में। देखिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस है, और आप लोग प्रिपरेशन आई होप कि बढ़िया चल रहा है आप सभी का। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का और साथ ही साथ ट्रेड का क्लासेज हमारे चैनल पे वैसु क्लासेज पे आएगी, और आ भी रहा है। आई होप कि आपने पहले के क्लासेज को भी ज्वाइन किया होगा। नहीं ज्वाइन किए, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और देखिए वहाँ से। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वन शॉट रिवीजन वाली वीडियो है, यानी सिंगल वीडियो में पूरी टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं वो भी हम लगातार कमेंट बॉक्स में जो भी आ रहा है वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्वायरमेंट एजुकेशन। इन्वायरमेंट एजुकेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और 40 मार्क्स का ये आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन है। अगर आप 40 मार्क्स में 35+ अचीव करना चाहते हैं तो ये क्लासेज आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी पर्यावरण का अध्ययन आपको करना है, और ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नोट्स आपको यहाँ पास जो दिखेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। अगर कहीं पास इंग्लिश रहती है तो उसका हिंदी भी हम आपको समझाते चलेंगे। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में बात करने वाले हैं। पर्यावरण के कई सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें आप हम लोग लिथोस्फीयर होता है अलग अलग, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बायोस्फीयर होता है, स्थल मंडल होता है, जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है और जैवमंडल होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लिथोस्फीयर से। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर स्थल मंडल यानी स्थल जो है वो 3 लेयर में यहाँ पास आपका बटा हुआ है। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग एक हिस्सा लेते हैं अगर पृथ्वी का, तो यहाँ पास 3 हिस्से में रहे। सबसे ऊपरी जो हिस्सा होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, वो ऊपर पट्टी जिसको कहते हैं हिंदी में। दूसरा आपका मेंटल है। तीसरा आपका सबसे निचली जो हिस्सा होती है वो कोर होती है। तो सबसे जो ऊपर का हिस्सा जो क्रस्ट है वो कम्प्लीटली सॉलिड होता है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है यानी मेंटल जो होता है, यहाँ पास आपको मोल्टेन स्टेट में जो है वो रॉक्स चट्टान वगैरह देखने को मिल जाएगा। सबसे जो निचले हिस्सा है वो कोर, जिसमें आपको मिलता है आयरन और निकल जैसे एलिमेंट्स, और कम्प्लीटली ये सॉलिड भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिथोस्फीयर जिसको स्थलमंडल के नाम से जानेंगे। अगला हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर जो कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है, इसमें अलग अलग प्रकार के गैसेज हैं, जिसमें आपका अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, आर्गन भी 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका 0.04% है, और भी कई सारे गैसेज है, हीलियम भी है, आर्गन भी सॉरी हाइड्रोजन वगैरह भी है। तो उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया यहाँ पर। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते चलेंगे। तो अगला आता है कि एटमॉस्फेयर में और हम लोग देखिए अगर पूरे लेयर को, तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट और भी लेयर हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपका है। हिंदी में अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे जो निचली हिस्सा है वह है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिष्मंडल। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर होता है, फिर आयनोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है। नोट डाउन करना चाहेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर का यानी क्षोभ मंडल का, इसका रेंज जो है 0 से 12 किलोमीटर होता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पास इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है, जो पॉइंट जो फैक्ट बताया जा रहा है, वो रेलवे के प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन को जो वैलिड माना गया है, क्वेश्चंस में जो वैलिड माना गया है डाटा को, उसको देखते हुए है। तो ट्रोपोस्फेयर में आपका इसका जो रेंज होता है 0 से 12 किलोमीटर का आपका रेंज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो 12 से 50 किलोमीटर होता है, और मेसोस्फेयर की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर का ये रेंज रहने वाला है। फिर आयनोस्फेयर होता है 80 से 700 किलोमीटर, और एक्सोस्फेयर जो होता है 700 से 10,000 किलोमीटर के लगभग इसका रेंज रहता है। अब एक एक करके हम लोग सभी स्फीयर को याद करेंगे, समझेंगे। अब देखिए अगर इसका याद करने का तरीका, ठीक है, तरीका अगर आप लोग को याद करने का देखें तो नीचे से चलेगा TSMIE। ठीक है, तस्मई, तस्मई आप याद रखिएगा तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। ये नीचे से आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है, और यहाँ से याद किया जा सकता है। चलिए ट्रोपोस्फेयर से शुरुआत करते हैं हम लोग। अगला अगर हम देखें ट्रोपोस्फेयर का, क्षोभ मंडल का, तो जितना भी मौसम से संबंधित घटना जो होता है, यानी मौसम जब परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। साथ ही साथ यहाँ पास ये भी याद रखिएगा कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इसमें टेम्परेचर जो है इसका घटता चल जाएगा। जैसे जैसे आप स्थलमंडल से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ये ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर यहाँ पास घटता जाएगा। कितना घटेगा भैया? तो 165 मीटर की अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आपको महसूस करोगे आप। ठीक है, दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल के जानेंगे हम लोग। इसमें भी क्या है कि ऊंचाई के साथ जो है टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है। देखिए अल्टरनेट चलता है, पहले घटेगा, एक में कांस्टेंट पे रहेगा, फिर अगला में बढ़ेगा, ऐसा इस तरीके से कांस्टेंट सॉरी अल्टरनेट वे में चलता रहता है। इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना जो है स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता है। हालांकि ये क्षोभ मंडल से थोड़ा सा ही ऊपर है ना। अगर रेंज को देखें तो 0 से 12 आपका ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, और 12 से 50 आपका समताप मंडल है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। जो आपका एरोप्लेन वगैरह वायुयान जो चलती है वो इसमें चलती ही है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ओजोन लेयर होता है, O3। ओजोन लेयर जिसको हम लोग फॉर्मूला O3 लिखते हैं। ओजोन लेयर वो जो अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलती है उसको पृथ्वी तक आने में से रोकती है। ठीक है, कई बार आप लोग सुना होगा कि ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम अभी आगे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में ही होता है। ठीक है,
आगे फिर बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला लेयर है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर इसमें क्या होता है कि ऊंचाई के साथ इसमें भी टेम्परेचर की कमी आता है। सबसे पहले वाला में हमने भी देखा कमी आएगा, इसमें भी कमी आता है। आयनोस्फीयर की बात करें तो इसमें क्या है कि विद्युत आवेश, जैसा नाम है इसका, आयन मतलब समझ रहे हो ना, आयन का मतलब चार्ज, वो जैसा नाम उसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि विद्युत आवेशित कण यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। अगला है सबसे लास्ट एग्जोस्फीयर, जिसका रेंज है 700 से 10,000 किलोमीटर तक था। उसमें होता क्या है कि डेंसिटी जो होगा इसमें गैस का वो लो होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है। अब थोड़ा हम और विशेष तरीके से हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेयर को। कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर बना किससे है? तो एटमॉस्फेयर बना है बायोटिक, अबायोटिक और बायोटिक से, यानी अजैविक और जैविक से। ठीक है। अजैविक क्या है? तो अजैविक वो है जैसे जो जैविक को सरवाइव करने के लिए मदद करता है। जैसे आप देख लीजिए, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सब को सब जो है जैविक को सरवाइव करने में मदद करता है। ठीक है। और जैविक कौन है? तो जैविक में आपका ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट वगैरह हो गया, जीव जंतु जो भी हैं सभी के सभी जैविक हैं। और इसके अलावा जो बच गए वो सभी के सभी अजैविक हैं। ये सभी प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं ना, उसके अंग हैं ये सभी के सभी। आगे की ओर हम लोग बढ़े। आई होप कि यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है। अगला टॉपिक है कि प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर वो जो ऑटोट्रॉफिक भी उसको कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक क्या, जो स्वयपोषी हो। स्वयपोषी हिंदी में कहेंगे स्वयपशु। स्वयपोषी वो जीव जंतु जो अपना खाना स्वयं बनाता है। ठीक है। जैसे प्लांट को अगर देख ले तो प्लांट फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया के थ्रू वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वो प्रोड्यूसर है और ऑटोट्रॉफिक भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। अब कंज्यूमर कौन है? परपोषी, जो दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो ये परपोषी है, यानी प्लांट्स सेल्फ मेड है, सेल्फ फूड बनाएगा वो। और उसकी पत्तियां जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वो वाटर के साथ मिल करके, जो वाटर जो जाइलम नामक जीव के द्वारा, सॉरी हार्मोन्स के द्वारा जो है, जाइलम एक फ्लोएम होता है, जो जाइलम जड़ से मिनरल्स और वाटर को लेकर के जाएगा, और फ्लोएम जो बना हुआ खाना रहेगा उसको पूरे पार्ट्स में और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। तो वो आपका ऑटोट्रॉफिक में होता है, प्रोड्यूसर भी उसको हम लोग कहेंगे। अब थोड़ा देखेंगे कंज्यूमर का और विभाग। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर वो जो उपभोक्ता है, खाने वाले हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं सभी हार्बीवोरस, वो जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? कार्निवर्स, जो फ्लेश मीट वगैरह जो खाएगा वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है। थर्ड में आता है ओमनीवोरस, और इसको टेटेरिक कंज्यूमर भी बोलते हैं। यहाँ पर हालांकि वर्ड में लिखा नहीं है। तो वो होता है जो प्लांट भी खाएगा और मीट वगैरह खाएगा। आप में से कौन हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ऑमनीवोरस है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलिएगा। अगला टॉपिक है कि डिकम्पोजर क्या होता है। ठीक है। बच्ची, इसको कहते हैं बच्ची, है ना। वो जो डेड है, डिकेड एनिमल्स वगैरह है, उसको खाने का काम करेगा। इसमें मोस्टली जो आता है ना, सभी का सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी, जो चाहे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह हो गया, और भी जो होते कीटाणु वगैरह, वो सारे के सारे बैक्टीरिया वगैरह इसी में डिकम्पोजर में ही आपका वो आते हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कुछ सम्मेलन वगैरह जो इन्वायरमेंट को लेकर के हुआ। ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को आपका मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का रीज़न है ये कि आपका स्कॉटहोम समिट हुआ था स्वीडन देश में, और इस स्कॉटहोम में 5 जून 1972 को, और इसमें 119 देश हिस्सा लिया था, और इसी के कारण से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, तो 3 जून 1992 को, 1992 को आपका ये हुआ था, और इसमें 192 देशों ने हिस्सा लिया। हालांकि ये सब देश कितना हिस्सा लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही उतना डेट वगैरह है। हाँ, ये याद रखिएगा 5 जून आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ये याद रखिएगा आपको। ठीक है। और एजेंडा 21 का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी याद रखिएगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 3 जून 1992 को, उसमें ये एजेंडा 21 आया था। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा आपको याद ही होगा। ये राजस्थान के जो जोधपुर में ये हुआ था, जिसमें हुआ था क्या कि पेड़ पौधे को काटना नहीं है, अगर कोई काटता था तो उस पेड़ से लोग चिपक जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पास देखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट है अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस में होते हैं। तो CO2 आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया, सॉरी, मिथेन है, वाटर वेपर है।
ये सारे के सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट। जनरली इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार आप मात्रा या कोई भी गैसेज जो अभी इसमें इंक्लूडेड हमने बताया अभी इन्फॉर्मेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही मान के अगर चले तो इसमें अगर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते चला जाएगा हमारे सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे या एटमॉस्फेयर में मान के चले तो इससे के कारण से टेम्परेचर में वृद्धि देखने को महसूस होगा। ठीक है। और साथ ही इसमें ओजोन लेयर जो होता है O3, जिसके जो हमने बताया आपको कि अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है, तो उसका भी डिप्लीटेशन होगा यानी क्षय होगा उसमें भी। ठीक है। जिससे क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज पास होना शुरू हो जाएगा उस लेयर से, और अगर वो पास होकर के अर्थ पे आता है तो हम जैसे ह्यूमंस के ऊपर में अगर बॉडी पे पड़ता है वो, तो उससे कैंसर जैसे कई सारे अलग अलग जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। ठीक है। इसमें मेनली जो जो ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन जो होता है वो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। जनरली CFC गैस निकलता कहाँ से है, तो आपका AC वगैरह है, जो रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर है, और ठीक है, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर है, सेविंग क्रीम वगैरह है, तो उसमें आपका ये CFC गैस वहाँ से रिलीज होता है। अगला हम लोग देखेंगे कुछ पॉल्यूशन वगैरह, और इसमें अगर देखें तो एसिड रेन के बारे में देखें तो एसिड रेन क्या है, अम्ल वर्षा। तो वाटर वेपर तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उससे जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, NO2, CO2 जैसे गैसेज रिएक्ट करता है तो वो एसिड बनाता है, और वो एसिड जो है रेन के रूप में, वर्षा के रूप में, वर्षा के साथ में अर्थ तक आता है, जो कि मोनूमेंट्स वगैरह जो खास करके जो ताजमहल वगैरह जो है मोनूमेंट्स, उस पर नुकसान पहुँचाने की काम करता है। देखिए हम लोग कुछ पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण की बात करें तो मरकरी आपका अगर रहेगा, मरकरी अगर वाटर पॉल्यूशन में अवेलेबल है तो समझ जाइए कि मिनीमाता जैसे रोग जो है वो आपका होगा। कैडमियम अगर मिला हुआ है तो इटाई एक रोग होता है वो आपका फैलेगा, और आर्सेनिक अगर मिला हुआ है तो इससे स्किन कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। अगर वाटर में लीड का मिक्सचर है या लीड जैसे पॉल्यूटेंट अवेलेबल है तो इससे क्या होगा कि भ्रूण में समस्या होगा, यानी बच्चे वगैरह जो पैदा होंगे वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होंगे, उसमें कहीं ना कुछ जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। फ्लोराइड अगर वाटर में अवेलेबल है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तो इससे क्या होगा कि दांत जो है वो काले या पीले हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड स्किन कैंसर के लिए उत्तरदायी है। आपका NO2 जो है ब्लूबेरी डिजीज जो होता है उससे के लिए है। फिर CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हाइपोथैलेमस के लिए है, जिसमें आपकी बेहोशी जैसी हालत बनती है, तो उसके लिए है। लास्ट वन जो टॉपिक है आज के इस क्लास का वो है हमारा फूड चेन। फूड चेन की बात करें तो इसमें दो तरीके का फूड चेन होता है, एक है ग्रेजिंग फूड चेन और एक है आपका डिग्रेडिंग फूड चेन, जिसमें आपका चारण खाद्य श्रृंखला और अपर्द खाद्य श्रृंखला पर होता है। तो ग्रेजिंग वाले जो है वाटर ट्रॉफिक से शुरू होता है, और अपर्दन वाले जो खाद्य श्रृंखला है वो हेटरोट्रॉफ से शुरू होता है। ठीक है। तो ये आपका फूड चेन है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं रही होगी, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लासेस से मिली होगी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले इस क्लासेस से। तो आप लोग दोस्तों तक शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।